हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आप लोगों ने बहुत बार मेरे को रिक्वेस्ट किया कि भैया एक कम्प्लीटली स्ट्रैटेजी बनाओ प्लेसमेंट के लिए, कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, आपका प्लेसमेंट आ रहा है सामने, अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर में भी हो, तो प्लेसमेंट के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ इस वीडियो में मैं बात करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा एंटायर प्लेसमेंट रिलेटेड मटेरियल कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट। चाहे आप कंप्यूटर साइंस की हो, चाहे आप नॉन कंप्यूटर साइंस की हो, डजंट मैटर। ये जो स्टेप्स मैंने बताऊंगा, इसी स्टेप को अगर इसी सेम ऑर्डरिंग पे फॉलो करोगे तो आप ऐसे ही कोई कंपनी का डीएसए राउंड क्लियर कर सकते, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, सारे राउंड, नॉट ओनली जस्ट डीएसए। आपको एंटायरली क्या क्या चीज़ नेसेसरी है, सारी चीज़ एक वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना। आई होप प्लेसमेंट रिलेटेड सारे डाउट आपके पास क्लियर हो जाएगा। तो let's jump to the video. Okay, so basically the video will be divided in multiple parts as you can see here. The first we'll talk about language record, कि आपको क्या लैंग्वेज चाहिए, क्या लैंग्वेज सीखना है। सेकेंड we'll talk about the most fundamental and most important vital thing, कि आपको डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ सेकेंड पॉइंट में बात करूँगा। थर्ड पॉइंट में मैं बताऊँगा कि ये आप लैंग्वेज सीख रहे हो, डीएसए भी सीख रहे हो, बट आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ है, तो आपको कहाँ से बेस्ट मटेरियल मिलेगा वो हम इस पॉइंट में बताएंगे। फोर्थ हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव कोडिंग। यार कॉम्पिटिटिव कोडिंग लेकर तो बहुत हाइप चल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको करना है, कोई लोग बोल रहे हैं नहीं करना है। तो उस पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग चाहिए तो कहाँ से करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ उस पॉइंट में बताऊंगा। तो ऐसे करके कोडिंग आपके लिए प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट नॉलेज क्या क्या चाहिए, एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको रेज्यूमे कैसे डिजाइन करना है, एंड ऑल्सो रेज्यूमे के अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट डालना है। जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि रेज्यूमे डजंट मैटर आपको, आप कहाँ से हो, क्या करते हो। प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक आइडेंटिटी दिला देगा। तो क्या क्या प्रोजेक्ट इनपुट करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ लास्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज आपको क्या सीखना है। देखो, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आप आंखें बंद करके C++ या जावा, इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज को पकड़ लो एंड अच्छे से सीखो। अच्छे से सीखो मतलब प्लेसमेंट के लिए आपको उतना एडवांस चीज़ नहीं सीखना है। फॉर C++ एटलीस्ट ट्राई टू लर्न STL, ठीक है, जो C++ की बेसिक सिंटैक्स होता है, बेसिक फ्लो होता है, उसके साथ STL सीखना है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। STL सीखने के बाद आपके पास पूरा आइडिया आ जाएगा कि C++ में कैसे कोड लिखना है। एंड फॉर इंटरव्यू एंड फॉर कोडिंग राउंड दिस थिंग्स आर प्रीटी मच इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। अगर आप जावा सीखते हो तो जावा का जो लाइब्रेरी होता है, कैसे यूज़ करना है एंड कैसे हर थिंग काम करते हैं, जावा का सीख लो। अगर आपको जावा 11-12 में है तो जावा सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपके बैचलर्स पे जावा है या फिर C++ है, सो अकॉर्डिंगली यू कैन लर्न दैट लैंग्वेज। ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि C++ से ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, जावा से कम मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, दोनों लैंग्वेज बराबर है। अगर आप एक नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपको लैंग्वेज के बारे में अगर कुछ भी आइडिया नहीं है तो C++ सीखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा थोड़ा टाइम लेके आप C सीखो। C सीखने में आपको लगभग 2 to 3 वीक्स लगेगा या फिर मोर देन 1 मंथ अगर आप ज़्यादा ध्यान से सीखना चाहते हो। तो C आप पहले सीखो, C आप समझो कि कैसे C प्रोग्राम काम करते हैं एंड कैसे मतलब हर थिंग वर्क होता है, कि फॉर लूप कैसे डिक्लेयर होता है, व्हाइल लूप कैसे डिक्लेयर होता है, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो सारी चीज़, ये जो बेसिक थिंग्स है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो। C आप पहले सीखो, उसके बाद C++ एकदम सेम है, मतलब कुछ भी अलग चीज़ नहीं है C++ में। सिर्फ और सिर्फ C++ का आपको STL सीखना है। STL के लिए यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है। आई थिंक विद इन 1 to 2 वीक्स आपको C++ STL बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर आप नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, पहले C सीखो, उसके बाद C++ सीखो। आई थिंक दैट विल बी द इजीएस्ट पाथ फॉर यू। तो ये हो गया नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अगर आप डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए पाइथन या फिर R। तो मैं सजेस्ट करूंगा ट्राई टू लर्न पाइथन, ठीक है। R यूज होता है बहुत सारे कंपनीज पे, यूज होता है इंटरनली एक्सटर्नली बहुत यूज होता है, बट पाइथन का यूज उससे बहुत गुना ज़्यादा होता है। R सीखने का उतना ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव समथिंग एक्सटेंसिवली, कि अगर एक प्रोजेक्ट आपको करना है उसमें R यूज़ करना है तो आप R सीखो, सीखना बहुत ही आसान है। बट आई रिकमेंड हाईली कि पाइथन सीखो। पाइथन से आप बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी में पाइथन यूज़ करते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनी, हर एक कंपनी से कोई ना कोई काम पाइथन में होता है। तो पाइथन सीखने का ऐसे आपको बिल्कुल एडवांटेज हो जाएगा। एंड पाइथन सीखना बहुत ही आसान है, यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा पाइथन के लिए। बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि कितना लैंग्वेज मेरे को सीखना है, ज़्यादा लैंग्वेज में सीखूँ तो ज़्यादा एडवांटेज होगा इंटरव्यू पे या फिर कोडिंग में। ऐसा बिल्कुल नहीं।
किसी एक लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज को अगर अच्छे से आप सीखोगे तो आपके पास कोई दूसरी लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी कंपनी बोलेंगे कि हम ऐसे कैंडिडेट हायर करेंगे जिसके पास C++ की नॉलेज होना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट हायर करेंगे जिसके पास पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पाइथन की, तो आपको उस टाइप की लैंग्वेज सीखना है उस टाइम। बट टू क्लियर द नॉर्मल प्लेसमेंट, नॉर्मल कोडिंग राउंड एंड नॉर्मल इंटरव्यू, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज मोर देन एनफ है, ठीक है। उससे ज्यादा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ आप बात करते हैं सेकंड पॉइंट, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की। तो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, इसके बिना आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। लैंग्वेज तो आपने सीख लिया, जो लैंग्वेज आपने सीखा उसी को सेम लैंग्वेज यूज करके आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीखना है। तो डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से सीखना है? डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूट्यूब में बहुत सारे प्लेलिस्ट है। अगर आपको बुक्स रेफर करना है तो आप नरसिम्हा करुमंची की डेटा स्ट्रक्चर की बुक रेफर कर सकते हो। एंड फॉर एल्गोरिथम you can learn from CLRS, जो सबसे अच्छी बुक है फॉर एल्गोरिथम। एंड दिस स्टेप इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप। तो आपको टाइम लेके सीखना होगा, ध्यान से सीखना होगा, थोड़ा बहुत टाइम देना होगा इसके लिए। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड आपको बहुत टाइम देना होगा इसके सीखने के लिए। तो अगर आप बुक से रेफर करते हो, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई यूट्यूब वीडियो देखो या फिर कोई कोर्स ज्वाइन कर लो जो फ्रीली आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको अगर बुक्स रेफर करना है तो उसके साथ साथ करो। आई थिंक दैट विल बी द फास्टेस्ट वे टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज द सेम थिंग एप्लीकेबल फॉर एल्गोरिथम। आपको पहले एक वीडियो देखो, उसके बाद बुक्स रेफर करो, पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीख रहे हो, सो जो कॉन्सेप्ट आपने सीख रहे हो या फिर पढ़ रहे हो, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट ऑन योर ओन बाई द लैंग्वेज यू हैव ऑलरेडी लर्न, ठीक है। अगर आप C++ या फिर जावा कोई भी लैंग्वेज से एक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करो, एक एल्गोरिथम को भी इम्प्लीमेंट करो। एंड द बेस्ट थिंग वुड बी, आई वुड रिकमेंड टू वॉच माय वीडियो। इसमें मैंने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की एंटायर रोड मैप बताया। एंड उस वीडियो का अगर डिस्क्रिप्शन देखो, उसमें सारे जो रिसोर्सेज है, आपको क्या क्या रिसोर्स चाहिए हर एक डेटा स्ट्रक्चर एंड हर एक एल्गोरिथम के लिए, सारे लिंक उस डिस्क्रिप्शन पे है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस वीडियो पहले एक बार देख लो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार फॉलो कर लो, आपके पास रिसोर्स के बारे में सारी चीज पता हो जाएगा कि क्या क्या आपको फॉलो करना है, कहाँ से करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कहाँ से सीखना है। सारे अलग अलग लिंक उस डिस्क्रिप्शन पे है। तो इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, एज वेल एज ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं स्टेप 3 कि आपने लैंग्वेज सीख लिया, DSA भी सीख लिया, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। अब प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस के बिना आप कोडिंग एग्जाम दे नहीं पाओगे, ठीक है। कोडिंग में आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आपको कोडिंग सॉल्व करना है तो इसके पहले आपको कोडिंग प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत लोग ये बोलते हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग ज्वाइन करना है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छी आपको मिलने का चांसेस है। बट दिस इज कम्प्लीटली एक मीथ है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको अगर नहीं भी आते, बट आप DSA वाली जो क्वेश्चन है वो अगर ठीक से प्रैक्टिस किया तो यू कैन इजीली क्रैक सम गुड कंपनीज। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गोल्डमैन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनी क्रैक किया जिसके पास कॉम्पिटिटिव कोडिंग का कोई आइडिया भी नहीं है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत करो, मैं नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा अगर आपको सीखना है कि नहीं सीखना है। इस वाले पॉइंट में मैं फोकस करता हूँ कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। सबसे जो बेस्ट रिसोर्सेज है वो है इंटरव्यू बीट एंड लीड कोड। चाहे आप CA स्टूडेंट हो या फिर नॉन CA स्टूडेंट हो, ये जो दोनों वेबसाइट है काफी अच्छा है। बट ये आपको कीप इन माइंड, वहाँ का जो ऑर्डरिंग दिया हुआ है उस ऑर्डरिंग को आपको फॉलो करना है। इंटरव्यू बीट में अगर आप जाओगे तो आपके पास वहाँ पे ऑर्डरिंग मिलता है कि किस ऑर्डरिंग पे आपको प्रैक्टिस करना है, उसी ऑर्डरिंग को आपको फॉलो करना है। एंड सेम थिंग गोज फॉर लीड कोड। लीड कोड में भी आपको बिगिनर्स लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग लेवल्स होता है। आपको पहले बिगिनर से स्टार्ट करना होता है। एंड एक क्वेश्चन के पीछे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एटलीस्ट 20 to 30 मिनट स्पेंड करो। अगर उसके बाद नहीं हो रहा है तो ट्राई टू सी द सॉल्यूशन। एंड सॉल्यूशन देखने के बाद आप ट्राई करो कि आप खुद को इंप्लीमेंट करना है कोड में, ठीक है। उसका जो सॉल्यूशन कोड है उसको नहीं देखो, सॉल्यूशन का जो अप्रोच है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको देखने के बाद आपको खुद की अप्लाई करना है, खुद के लिए कोड करना है, ठीक है। बट वन थिंग इज, इंटरव्यू बीट एंड लीड कोड में प्रॉब्लम ना ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि अगर आपके पास ये एरे है, एरे को आपको कैसे सॉर्ट करना है, एरे को आपको कैसे ये ऑपरेशन करना है। बट जो कंपनी का कोडिंग एग्जाम होता है, उस कोडिंग एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो थोड़ा अलग से आएंगे। कि जैसे आपको एक स्टोरी दिया होगा कि यार पर्सन ए इज डूइंग दिस, पर्सन बी इज डूइंग दिस, पर्सन सी इज समथिंग लाइक आस्किंग पर्सन ए टू डू दिस, ऐसे करके एक स्टोरी दिया होगा। एंड स्टोरी में आपको फाइंड करना है कि क्या चीज आपको करना है। मे बी द इनसाइड ऑफ अ स्टोरी यू हैव टू डू सम सिंपल ऑपरेशन। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसके बाद आपको फाइंड करना है कि क्या आपको करना है, उसके लिए क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हैकररैंक या फिर हैकरआर्ट फॉलो करना है। इन दोनों वेबसाइट पे जो जिस टाइप की क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन के अंदर एक स्टोरी दिया होता है। एंड यू हैव टू फाइंड द स्टोरी, यू हैव टू फाइंड द मीनिंग
एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या आपको डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है, क्या आपको एल्गोरिथम यूज करना है, सारी चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बट बिफोर दैट आई वुड रिकमेंड इंटरव्यू एंड लीड कोड में जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो आप पहले प्रैक्टिस कर लो। तो स्टेप 4 में हम बात करेंगे कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, तो ये एक बहुत ही हाइप चल रहा है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको सीखना है नहीं सीखना है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि यार कहाँ से सीखूँ, कैसे सीखूँ, ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगा कि नहीं। तो अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो, नॉन सीए स्टूडेंट हो, डजंट मैटर। देखो एक चीज सिंपल, कॉम्पिटिटिव कोडिंग अगर आपको आता है तो आपके लिए ये कोडिंग एग्जाम या फिर प्लेसमेंट प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगा। एंड ये मैं मानता हूँ एंड दिस इज अ ट्रू फैक्ट, बट दिस इज नॉट नेसेसरीली एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना ही है, आप बिना कॉम्पिटिटिव करने के बाद भी आप कोडिंग राउंड क्लियर कर सकते हो एज वेल एज इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। अगर आप इंटरव्यू बीट, लीड कोड, हैकर रैंक एंड हैकर एथ, इनमें से कोई एक या दो वेबसाइट से आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, आपके लिए मोर देन इनफ है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपको पहले बात मैं बोल देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको सीखना है प्लेसमेंट के आगे बढ़ने से पहले, बट अगर आपके पास टाइम है मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डोंट जस्ट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम इन लर्निंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए सबसे जो बढ़िया दो वेबसाइट है वो है कोडफोर्सेस एंड कोडशेप। ठीक है, इसमें वीकली, मंथली ऐसे बहुत सारे कंपटीशन होता है। कोडफोर्सेस में बहुत छोटा छोटा कंपटीशन होता है, कोडशेप में एक लॉन्ग कंपटीशन होता है एंड हर महीने 2 छोटा छोटा कंपटीशन होता है कोडशेप की तरफ से। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कॉलेज की छोटा छोटा कंपटीशन होता है, सो यू कैन पार्टिसिपेट देयर। इसमें भी सेम टाइप की एक स्टोरी दिया होता है एंड स्टोरी में आपको फाइंड करना है कि क्या करना है, उसके बाद आपको कोड करना है, उसको सबमिट करना है एंड उसके बाद आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान में रखना है। उसको अगर ज्यादा है तो वो क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको थोड़ा कम मार्क्स मिलेंगे। सेम थिंग आपको हैकर रैंक एंड हैकर एथ में भी मिल जाएगा, बट कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो कोडफोर्सेस एंड कोडशेप में होता है वो बहुत ही एक हाई लेवल की, हाई रेटेड कॉन्टेस्ट होता है। बहुत सारे रेटिंग आपको मिलते हैं अगर आप फ्रीक्वेंट इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो यू कैन पुट योर एक्सपीरियंस, यू कैन पुट योर रेटिंग्स और लेवल्स ऑन योर रेज्यूमे। ये एक अच्छी इंप्रेशन क्रिएट डेफिनेटली हो जाएगा। तो इससे करके आप चाहे सीएस हो या फिर नॉन सीएस हो, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में आपको अगर आइडिया है तो आई वुड रिकमेंड कॉम्पिटिटिव कोडिंग प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपको एक ग्रिप आ जाएगा, जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाली जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ग्रिप आ जाएगा एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लॉन्गर टर्म। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है सो डोंट जस्ट वेस्ट योर टाइम इन कोडशेप एंड कोडफोर्सेस, इंस्टेड ट्राई टू इन्वेस्ट योर टाइम इन लीड कोड या फिर इंटरव्यू बीट या फिर हैकर रैंक एंड हैकर अर्थ। ओके, स्टेप 5 में हम बात करेंगे कि इसके बाद आपको क्या क्या कोर फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखो कंप्यूटर साइंस की सारे सब्जेक्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी होगा सेमेस्टर में। अगर आप एक नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये सब्जेक्ट एकदम पहले से करना होगा। तो 2 सब्जेक्ट्स आर ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, एंड थोड़ा बहुत सिस्टम डिजाइन का आइडिया होना चाहिए। बट इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 1 SD1 उसके लिए सिस्टम डिजाइन जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आइडिया है तो बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जो पहला 3 सब्जेक्ट है डीबीएमएस, ओएस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, इसको आप पहले ध्यान से सीखो। इसको सीखने के लिए आपको पास बहुत सारे रिसोर्सेज होगा, बट जो प्लेसमेंट के लिए काफ़ी है वो आप Geeks for Geeks में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी मटेरियल है एंड एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे दिया हुआ है एंड दैट विल बी मोर देन एनफ। आपको एक चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड उसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके पास ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। पूरा चीज़ जैसे कि ओएस या फिर डीबीएमएस का पूरा चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है आपको Geeks for Geeks में बहुत अच्छी क्वालिटी मटेरियल मिल जाएगा, रिसोर्सेज भी मिल जाएगा। अगर किसी दूसरे यूनिवर्सिटी का रिसोर्स होता है, कोई आईआईटी का होता है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का भी रिसोर्स होता है, Geeks for Geeks में आपको अच्छे से लिंक मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के लिए आप गेट के लिए प्रिपेयर करना हो, तो आपके लिए ये सारी चीज़ अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। गेट की जो सिलेबस होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड कंप्यूटर नेटवर्क की सिलेबस होता है, दैट विल बी मोर देन एनफ। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो कोडिंग एग्जाम होता है उसमें 25 to 30 MCQ भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे कोडिंग एग्जाम में ऐसे होता है। कोडिंग एग्जाम के साथ साथ आपको MCQ भी करना होता है। तो इसी को अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पास वो MCQ सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं होगा। एज वेल एज इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे कोर फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस लॉजिक के बारे में पूछा जाएगा कि कोई क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन डीबीएमएस से भी आ सकते हैं, कैसे ये ऑपरेशन होता है, कैसे वो चीज़ काम करते हैं। आपको अगर नॉलेज है तो आप इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम कोडिंग इंटरव्यू ज़्यादातर फोकस कोडिंग में होता है, डीएसए वाली नॉलेज पे होता है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे सब्जेक्ट से आता है, तो इसीलिए आपको ये चीज़ भी प्रिपेयर करना होगा। तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो कि आपको एक अच्छी रेज्यूमे क्रिएट करना है। आपको प्रिपरेशन तो करना है, उसके बाद एक अच्छी रेज्यूमे क्रिएट करना है एंड रेज्यूमे में क्या क्या प्रोजेक्ट्स डालना है। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आप एक फ्रेशर्स हो
रेज्यूमे में आपको सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट वाली सेक्शन होता है, जो सेक्शन की सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, वो है आपको प्रोजेक्ट सेक्शन। तो क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं वो हम बात करेंगे। तो मेरा ऑलरेडी वीडियो है कि फ्रेशर्स के लिए कैसे रेज्यूमे डिज़ाइन करना है। उसके बाद आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि रेज्यूमे में एज ए फ्रेशर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। दिस इज कम्प्लीटली एप्लीकेबल फॉर ऑल द फ्रेशर्स जो अब कॉलेज लेवल पे अभी है एंड अपकमिंग प्लेसमेंट सेशन में बैठना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इन दिस वीडियो आई शोड कि माई रेज्यूमे क्या था जब मैं प्लेसमेंट में बैठा था एट IIT कानपुर एज ए फ्रेशर। मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था उससे पहले, मेरा बीटेक के बाद सीधा एमटेक है, तो इसलिए मेरा फ्रेशर्स रेज्यूमे क्या था उस वीडियो मैंने शेयर किया। तो आप एक बार देख लो रेज्यूमे कैसे डिजाइन करना है। देखो, इंटरव्यू में प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आपने जो काम किया ना उससे आपको जो कोडिंग के बारे में नॉलेज होता है, एक कोडिंग लैंग्वेज या फिर कोई कोडिंग फ्रेमवर्क के बारे में कितना नॉलेज होता है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता हो जाएगा जो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंक्लूड करोगे कि कैसे आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया या फिर वेब डेवलपमेंट किया, ऐसे कोई API में आप काम किया, उसको आप इंक्लूड करो एंड उससे आपका वेटेज ज़्यादा से बढ़ जाएगा। बिकॉज अगर आप एक ऑफ कैंपस में अप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे कंप्यूटर होंगे, तो उसी के अंदर स्टैंड आउट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी प्रोजेक्ट है तो आपका रेज्यूमे डेफिनेटली स्टैंड आउट कर सकते हैं। जो इंटरव्यूअर है उसके आंखों में भी आप स्टैंड आउट कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी प्रोजेक्ट है। तो ट्राई टू इंक्लूड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट के बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि प्रोजेक्ट आपने कैसे किया। इंटरव्यू से पहले आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया लेना होगा कि अगर आप बहुत आगे ये प्रोजेक्ट किया था उसके बारे में थोड़ा आपको रिविजन मारना है कि कैसे आपको ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया, क्या क्या फ्रेमवर्क यूज़ किया, क्या API यूज़ किया, कैसे किया, सारी चीज़ आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। बिकॉज सम इंटरव्यू विल बी प्योरली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा जो रेज्यूमे में था मैंने ऑलरेडी जो बताया इस वीडियो में कि क्या क्या प्रोजेक्ट मैंने इंक्लूड किया एंड उसी प्रोजेक्ट से मेरा आई थिंक 2-3 कंपनी का अलग अलग इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ इंटायरली प्रोजेक्ट के बारे में था कि ये प्रोजेक्ट तुमने कैसे किया, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया, इसका फ़ायदा क्या है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे हम आगे एडवांस क्या कर सकते हैं, इसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ एक एक इंटरव्यू के राउंड में हो जाएगा। तो अगर आपके पास DSA थोड़ा वीक है, ट्राई टू इंक्लूड मच प्रोजेक्ट्स एंड बहुत अच्छी प्रोजेक्ट आपको इंक्लूड करना है ताकि इंटरव्यूअर ज़्यादा टाइम प्रोजेक्ट में फोकस करें। बस दिस इज ऑल अबाउट द एंटायर स्ट्रैटेजी एंड रोड मैप टू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट। अगर आप एक फ्रेशर्स हो, कैसे आपको प्लेसमेंट में प्रिपेयर करना है, सारी चीज़ मैंने इसी जो स्टेप बताया एंड इसी ऑर्डरिंग बताया, इसको अगर आप फॉलो करोगे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कंपनी क्रैक करना, चाहे आप CS हो या फिर नॉन CS हो। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी दोस्त की कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको एक प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए तो इसी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो, इसी सेम टाइप की वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना और ऑल्सो प्लीज हिट द बेल आइकन। तो बस आज की वीडियो इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।